सर कर रहा है पार्टिसिपेंट। ये सब मैं कल आपको सर डिस्कस कर स्लाइड चुका दिख रही होगी सर। हाँ हूँ। स्लाइड देख रही है कि मूव नहीं, मूव तुम्हारे पास से हो रही है। सर आप मेरे पास ही, मैं ही चला रहा हूँ सर, आप बोलते जाइए तो मैं इसको मूव करता जाऊंगा। ठीक, कल लोगों ने इसमें नोट्स ले लिए होंगे, इसको मैं बस एक हल्का सा रिवीजन कर रहा हूँ जो उन्होंने कल गलती से नहीं ज्वाइन किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का याद होगा कि कितना वाटर रिक्वायरमेंट हमारा है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए जरा सा। हाँ, हम क्यों पानी पीते हैं, हमें क्यों पानी चाहिए, क्या हमारे कंपोनेंट बॉडी के, बॉडी फ्लूइड्स के क्या डिफरेंट हमारे शरीर में कंपार्टमेंट्स हैं। यानी एक जो कोशिकाओं के अंदर होते हैं इसको इंट्रासेल्यूलर कहते हैं, जो कि कोशिकाओं के बाहर होती है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं। जो कोशिकाओं की बाहर होती है वो दो तरह की होती है, एक तो इंट्रा वैस्कुलर यानी धमनियों में आर्टरी या वेन के अंदर होती है उसे कहते हैं, और एक एक्स्ट्रा वैस्कुलर जो आर्टरी धमनियों के बगल में टिश्यूज होते हैं उसको कहते हैं। ठीक, तो मूलतः हमारे पास जो हम जो भी ब्लड फ्लो होता है, जो भी हमारा वाटर फ्लो होता है वो प्लाज्मा के ही माध्यम से। तो जो डेली रिक्वायरमेंट हमारा है वो एक तरह से 5% ही हमारे बॉडी वेट का डेली रिक्वायरमेंट निकलता है। जो प्लाज्मा में जितना हमारा एक तरह का फ्लूइड होता है उस वही डेली रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट, ये हमने बता दिया आपके बॉडी में कितना सॉलिड है कितना फ्लूइड है, मेल और फीमेल में अलग होता है। और वो जो बॉडी में फ्लूइड है वो भी मैंने बताया कैसे होता डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या है, बॉडी फ्लूइड की कॉम्पोजिशन क्या है ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ये बॉडी में कितने कैसे कैसे कैटायंस होते हैं और कैसे कैसे एनायन, कैटायंस जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायंस जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंटरैक्ट करते हैं तभी वो सल्यूट आगे से इधर उधर मूव करता है। तो प्लाज्मा में सोडियम ज्यादा होता है और बॉडी सेल में पोटेशियम ज्यादा होता है। ये मूलतः याद रखने की जरूरत है जो एनाइंस की बात करें हम तो, और सॉरी कैटाइंस की बात करें तो एनाइंस का यहाँ भाई प्लाज्मा में क्लोराइड ज्यादा होता है और हाइपो ये बाइकार्बोनेट्स और प्रोटीन और मैग्नीशियम ये ज्यादातर इंट्रासेलुलर होता है। नेक्स्ट, ये मैंने अभी आपको बताया कि देखिए कि सोडियम को अगर देखा जाए तो लाल वाला सोडियम का है, ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कम होता है। और इंट्रा सेलुलर देखिए पीला वाला कितना 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 कम है। तो जहां लाल वाला इतना ज्यादा है जो हमारे बॉडी फ्लूइड में ब्लड प्लाज्मा में रहता है सोडियम ज्यादा और सेल के अंदर कम होता है, और यही उल्टा होता है पोटेशियम का। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने आपको बताया कि Recording in progress. बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ये बॉडी कंट्रोल करता है सिस्टम आपके कांस्टेंट टोटल बॉडी वाटर कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी से, हीमोस्टैसिस से, और आपके डायरेक्ट रिसेप्टर जो मॉनिटर्स हैं उनसे करता है। नेक्स्ट, फ्लूइड मूवमेंट एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे जाता है इसको सब लोग रट लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट, हीमोस्टैसिस यानी बॉडी में हमारे जो हर एक कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड रहेगा कितना इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ये सारा हमारे बॉडी के सिस्टम से, सारा बॉडी सिस्टम इसको चलाती है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस और एंडोक्राइन। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब कभी मरीज को देखिए तो सारे सिस्टम उसके देखिए। आप लोग अगर बुखार का मरीज आता है सीधे पैरासीटामोल लेके हटा देते हैं, ऐसा नहीं है। एक दिन मैं फीवर के बारे में भी बताऊंगी कि कितना गलत आप फीवर के बारे में धारणा रखते हैं। और हमारा अमाउंट ऑफ बॉडी जो ड्रिंकिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, हाँ
हो गया डॉक्टर साहब? ठीक। सही कहा पूरा। हाँ, ये अमाउंट पानी कैसे रेगुलेट होता है? पानी जितना हम आउटपुट होता है उसके इक्वल इनटेक लेते हैं, हमारी भूख से, हमारी प्यास से, और हमारे हार्मोन्स जो होते हैं उनसे रेगुलेट। नेक्स्ट, ये देखिए आप। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने आपसे कहा, आपका एवरेज इनटेक, जो आप दिन भर उल्टी सीधी चीज खाते पीते रहते हो, कभी सोचते नहीं कि आप क्या खाए और क्या पिए और कितना गया। तो जहां जितना भी खाते खाओगे, आपको सिर्फ आपके शरीर में जो पानी है वो आपके 1.5 लीटर इस बेवरेजेस से मिलता है, 30% आपको मिलता है खाने से, और 10% बॉडी में जो अंदर मेटाबॉलिज्म होता है उससे पानी मिलता है। और आप कितना पानी आपके शरीर से निकलता है, 1.5 लीटर आपके यूरिन से निकलता है। आपको इनसेंसिबल लॉस, यानी जो आप दिखता नहीं, आपके शरीर से वो पानी निकलता रहता है, जैसे कि आपके चमड़े से, पसीने के माध्यम से, या चमड़े से ऐसे इवेपोरेशन से, लंग से, आपके पसीने से, और आपके फीकल मैटर से। नेक्स्ट, ये कल मैं बता चुका, मैं तो आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कल मैं बता चुका हूँ कैसे वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिया होता है। नेक्स्ट, क्या कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट है, इसके बारे में आप कृपया करके इसको फिर से नोट कर लीजिएगा, और आपके घर के जान पहचान के कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस तरह से कहीं पे भर्ती है तो ये देखिएगा, अगर फ्लूइड चल रहा तो ये सब टेस्ट हुए कि नहीं हुए। नेक्स्ट, कारण क्या है ये भी बता चुका हूं। नेक्स्ट, मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन कैसे होता है ये भी बता दिया, कैसे बॉडी में कितना परसेंटेज लॉस होता है, और क्या साइन सिम्टम में भी बता दिया। नेक्स्ट, आप लोग डायरिया के मरीज लिखते हैं, आप कभी नहीं लिखते कि माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या करना है, तो पहले कॉज क्या, डायरिया है या इन्फेक्शन है या सेप्टिसीमिया है या बर्स्ट एब्डोमेन है या रोड साइड एक्सीडेंट है। पहले तो देखिए कहाँ से आपके बॉडी का फ्लूइड और वाटर निकल रहा है, फिर उसका वाटर एंड फ्लूइड रेगुलेशन करिए, और अगर शरीर में पानी निकल नहीं पा रहा तो उसके डायरोटिक्स दीजिए, और या डायलिसिस कीजिए। डायरोटिक्स यानी ये जो जो यूरिन की मात्रा बढ़ाती है डायरोटिक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अगर आप हाइपोटोनिक सलाइन देंगे, यानी जिसमें आपका सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा, सोडियम क्लोराइड का, तो वो रेड सेल्स को तोड़ देगा, और ज्यादा देंगे तो भी तोड़ देगा। तो आपको आइसोटोनिक सलाइन देते हैं, ये हमेशा याद रखिए नॉर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट, ये हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया बता चुका। नेक्स्ट, ये मैंने आपको कहा था, इसका चार्ट बना के रखिएगा कि कैसे इटियोलॉजी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। हाइपोवॉल्यूमिया, आइसोवॉल्यूमिया किसे कहते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया किसे कहते हैं। हाइपो आप लोग को एकदम कभी ध्यान नहीं देते, बोतल लगा देते, आप कभी ध्यान नहीं देते कि उसका रीनल लॉस ज्यादा है, उसका गैस उल्टी ज्यादा हो रही हो, या उसे लूज मोशन जितना आप दे रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा, रेस्पिरेटरी रेट उसका नॉर्मल से ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट भी कभी नहीं लिखते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों में, जिसमें 35 से 40 हो सकता है नॉर्मल, और एडल्ट में 16 से 20 हो सकता है। आपका पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, और आपके कोई एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर है कि नहीं। ये कभी भी आप डायरिया डिसेंट्री के मरीज को भी ट्रीट करते हैं, कभी ना भी ट्रीट करें तो आप बोतल लगाते थे, ये सब चीज नहीं देखते हैं। नेक्स्ट,
अब हमने कहा था इम्बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस पर बताएंगे आपको। इम्बैलेंस ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम। देखिए बॉडी में एक, आपके बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट को काम करने के लिए आपके बॉडी में कितना एसिड है कितना बेस का बैलेंस हमेशा होना चाहिए, कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो। अगर आपके बॉडी में ये इम्बैलेंस हो गया तो कभी भी आपके शरीर में जो अंदर के नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके शरीर में ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट है, वही वही डिस्ट्रॉय होके आपके बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया बनाने लगते हैं और आपको बीमारी बढ़ती है। आमतौर पे जो भी कई बार देखा जाता है कि कई एक तरह बुखार में आप एंटीबायोटिक मिस यूज करते हो, उसमें भी ये सब एसिड बेस इम्बैलेंस आता है। तो एसिड बेस इम्बैलेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, एक डेलिकेट तराजू की तरह काम करता है ये। अगर डेफिसिट है तो क्या होगा, एक्सेस है तो क्या होगा। अगर आपका कहीं ना कहीं सोडियम बाइकार्ब ये H2CO3 या बाइकार्बोनेट्स आपके कम है, या उसका पीएच ज्यादा है यानी टुवर्ड बेस मीडिया, या उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर कम है, तो आपको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के फीचर आएंगे आपके पास। यानी उसके शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो रेस्पिरेशन एल्कोलिसिक स्टेज में जा रहा है, यानी उसके पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के स्टेज में आएगा। और वही अगर एक्सेस बाइकार्बोनेट है तो, और पीएच आपका ज्यादा है, सोडियम ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल आपके ज्यादा शरीर में, तो आपके मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के फेवर में जाएगा। तो ये आपको बनाना बहुत जरूरी बैलेंस आपका। नेक्स्ट, ये एक छोटी सी स्लाइड है जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाए, अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाए तो दोनों में अंतर आता है। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट कम है यानी आपका सांस लेने की गति कम है, तो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में कम निकलेगा बाहर, और उसका एक नेट रिजल्ट क्या होगा, आपके एडिशनल आपके आयन ट्रांसफर होंगे, तो आपका जो बाइकार्बोनेट है वो ज्यादा रिलीज हो जाएगा आपका। और वही अगर आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है तो बाइकार्बोनेट कम रिलीज हो गया। एक छोटा सा बहुत सिंपल इक्वेशन है, लेकिन आप इसे इसी बात से जानिए, अगर रेस्पिरेटरी रेट आपका बढ़ा हुआ है तो बाइकार्बोनेट आपके रिजर्व से निकलेगा, और अगर रेस्पिरेटरी रेट कम है तो बाइकार्बोनेट नहीं निकलेगा। तो ये दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, ये बिजी स्लाइड है, मैं इसको आपको छोड़ दूंगा, आप अपना बाद में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हीमोस्टेसिस बॉडी का कैसे बनता है। आपके बॉडी का हीमोस्टेसिस यानी हर कंपार्टमेंट में कौन सा फ्लूइड, कौन सा सल्यूट, कौन सा केमिकल अंदर रहेगा या बाहर जाएगा, ये सारा चीज मैनेज करता है आपके बॉडी का एसिड बेस बैलेंस। अगर आपका हीमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो आपके जो पॉजिटिव आयंस है वो निकल जाएंगे और नेगेटिव आयन आप में ज्यादा आ जाएगा। इससे क्या होगा, नेगेटिव आयन जहां इंक्रीज करेगा तो आपके पीएच की वैल्यू यानी वो बेस के फॉर्म में ज्यादा जाएगा, वही जहां कम होने लगेगा तो एसिडिक मीडिया में ज्यादा जाने लगेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल, बाकी बहुत डिटेल आपको नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, ये डायग्नोस्टिक चार्ट आप बना के अपने पास जरूर रखिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा कि कैसे एसिडोसिस होती है, कैसे एल्कलोसिस होती है, क्योंकि एसिडोसिस एल्कलोसिस पे ही पूरा उसका ट्रीटमेंट निर्भर करता है कि क्या आप उसको देंगे क्या नहीं देंगे। ये आप अलग से बना के रख लीजिएगा, इसका मैं आईसी मटेरियल आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी जगह चिपका रहेगा। नेक्स्ट, अब आइए इम्बैलेंस इन लेवल्स ऑफ पोटेशियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे कई एक डेथ होती है, बहुत कॉमन डेथ होती है, क्योंकि और इसको आप बचा सकते हैं। अगर आपने आप सोडियम के साथ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सके तो चल सकते हैं, लेकिन पोटेशियम के साथ
क्योंकि पोटेशियम का वैल्यू बहुत कम होता है। देखिए नॉर्मल वैल्यू होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी 1 लीटर के शरीर के फ्लूइड में, 1 लीटर के अगर शरीर में फ्लूइड है तो उसमें कम से कम 3.5 मिलीग्राम यानी मिली इक्विवेलेंट ही रहेगा, और इससे कम होगा तो बहुत नुकसानदेह, इससे जहां ज्यादा होगा तो वो भी बहुत नुकसानदेह। इसलिए यहाँ इस बात को हमेशा याद करना जरूरी है कि रेगुलेटेड बाय डाइटरी इनटेक, यानी आप खाने में जो पोटेशियम लेते हैं और पेशाब के रास्ते कितना पोटेशियम जाता है इस पर निर्भर होता है पूरा। तो ये आप, अच्छा आप ये भी ध्यान से उतर जाता है आपको हमेशा कि ये सब चीज होता कैसे है, आपके बॉडी में कितना ग्लाइकोजन है, आपका किडनी कितना काम कर रहा है, आपकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं, और आपके नर्वस सिस्टम, आपका आपका हृदय का सिस्टम कैसे बंद कर दिया है। ये सारा सिस्टम ऐसी चीज होती है जो रेगुलेट करता है। हम लोग कभी भी ड्रिप चढ़ाते समय कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि पोटेशियम ही सबसे खतरनाक एलिमेंट है जो तुरंत डेथ क्रिएट करता है। अगर किसी मरीज में आपने उसका पेशाब नहीं निकल रहा है और फिर भी आपने गलती से आइसोलाइट ई, आइसोलाइट एम, आइसोलाइट पी या रिंगल लैक्टेट भी दे दिया आपने, जैसे रिंगल लैक्टेट में पोटेशियम नहीं होता है, लेकिन अगर आपने आइसोलाइट जी, आइसोलाइट एम, आइसोलाइट पी दे दिया गलती से आपने, अगर किसी सिस्टर ने लगा दिया हुआ, क्योंकि बोतल बदलने गए, उन्होंने कहा जो हाथ में आया वही उठा के बदल दिया, तो होता क्या है, तुरंत ही उस मरीज की डेथ होती है। आपने देखा भी होगा कि आपका पूरा ऑपरेशन ठीक रहा, 3-4 दिन, 5वें दिन क्या हुआ कि अचानक उसका डेथ हो गया। कहीं भी किसी ने उसका पोटेशियम लेवल को मॉनिटर नहीं किया, शुरू से लेकर अंत तक उसके बॉडी में पोटेशियम बढ़ता गया और अचानक उसकी डेथ होती है, और इंस्टेंट डेथ होती है। ये मैं आपको बता दूं कि आपको पता नहीं चलता है, डेथ तुरंत होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार ब्लड चढ़ाते हैं, साथ में कैल्शियम क्लोराइड वगैरह नहीं देते हैं, तो भी आपका मरीज डेथ। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन इन्फ्यूजन देते हैं लेकिन साथ में पोटेशियम नहीं देते हैं, तो भी डेथ होता है। तो ये बहुत जरूरी, अगर आपने अपने जेस्टेशनल डायबिटीज के मरीज को अगर आप लेबर में ले जा रहे हैं, या आप किसी जेस्टेशनल डायबिटीज के मरीज में सर्जरी प्लान कर रहे हैं, LSCS कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको आईवी बोलस में अगर आपने इंसुलिन दिया तो पोटेशियम के बारे में जरूर ध्यान दीजिए। तो पोटेशियम पे यहाँ मैं रुककर आपको बार बार समझा रहा हूँ इसी पर्पस पे। लगेगा 2 दिन तो लगेगा ही लगेगा। ये कौन है चौका घाट से बेवकूफ यार, ये निकाली दो इसको, वीडियो में नहीं खोल रही। सर म्यूट कर दिया सर। नहीं, इसको निकाल ही दो यार, जिसके वीडियो नहीं उसको निकाल दो, तो पढ़ना नहीं है वो, दे आर जस्ट डिस्टर्बिंग द अदर्स। ओके सर, ओके। और इनको लेटर लिखो कि इनकी बदतमीजियों पे कम से कम इनको तमीज तो है। सर ये UCSC चौका घाट लिखा है, ये वहीं की कोई स्टाफ नर्स होंगी सर। हाँ, तो वहाँ डॉक्टर फाल्गुनी के बोलो कि अपने स्टाफ को मैं कुछ तमीज सिखाएं। सर देख रहे हैं, सर देख रहे हैं। देखिए फॉर एवरी 3 ion of potassium ion going to be out, 2 ions of sodium ions and 1 ion of hydrogen should enter। एक ये इक्वेशन हमेशा अगर आपको याद रहेगा, अगर 3 आयन, 3 टुकड़े, अगर 3 टुकड़े पोटेशियम के निकल रहे हैं आपके कोशिकाओं से, तो 2 सोडियम और 1 हाइड्रोजन आयन उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। ये आपके बाद में दिमाग में आएगा आगे बढ़ते। नेक्स्ट, हमारे बॉडी में पोटेशियम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए हम अगर कितना लेते हैं पोटेशियम, वो हमारे जितना भी पोटेशियम लेते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 65 मिली इक्विवेलेंट होता है सबसे कम। अब आप देखिएगा आपके सेल में कितना ज्यादा है, देखिए आरबीसी उसके अंदर कितना ज्यादा है, मसल उसके अंदर कितना ज्यादा है, बोन उसके अंदर कितना ज्यादा है, लीवर देखिए उसके अंदर, यानी हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी जो हमारा बाहर का कंपार्टमेंट या कोशिकाओं के बाहर का कंपार्टमेंट है,
उसमें और हमारे धमनियों में कम होता है, बल्कि हमारे आरबीसी में, हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में, हमारे किडनी की कोशिकाओं में, हमारे हड्डी की कोशिकाओं में कितना ज्यादा होता है। मैंने बार बार आप लोग को बोला इसको। ठीक, नेक्स्ट। अब आपको क्या साइन एंड सिम्टम आपको नजर आते हैं, ये आप देखिए। पोटेशियम, अगर पोटेशियम कहीं कम हो रहा है तो आपको कैसे पता चल जाए कि ये हटाओ कैसे। देखिए, ये आप किसी भी मरीज की जान बचा सकते हैं, बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अगर गलती से किसी क्वैक ने या किसी झोला छाप डॉक्टर ने या किसी अनपढ़ डॉक्टर ने या किसी भी अनजान व्यक्ति ने इस गलती की, तो आप उसे बचा कैसे जाते। अगर पोटेशियम कम है तो आप देखिए उसके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में देखिए, उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखिए, उसके किडनी के सिस्टम में देखिए, उसके हार्ट में देखिए। न्यूरोमस्कुलर में क्या आ गया कि मरीज तुरंत क्या आ गया कि मांसपेशियां बड़ी कमजोर महसूस हो रही है हमें। आपने देखा कई बार बोतल चढ़ने के बाद भी लोग कहते हैं यार बहुत बोतल तो चढ़ा लेकिन हाथ पैर बहुत कमजोर है। तो कहीं ना कहीं पोटेशियम डिस्टर्बेंस है, उसको जरूर टेस्ट कराइए। और उसका क्या होगा, जो उसका रिफ्लेक्स होता है, यानी जो बाइसेप रिफ्लेक्स और ट्राइसेप रिफ्लेक्स और प्लांटर रिफ्लेक्स और आपके क्या कहते हैं ये नी रिफ्लेक्स, जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्स है उसकी गति धीमी हो जाती है। अगर मैं ट्राइसेप जर्क देखूं तो जैसे मैंने ये किया तो तुरंत ये हो गया, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, अगर हमने किया तो ये ऐसे करके धीरे आएगा, तो रिफ्लेक्सेस उसके कम हो जाए और वो आदमी की शरीर ऐसा लगेगा जैसे वो पैरालाइज हो चुका, यानी वो उसके मांसपेशियां काम करना बंद कर देंगी। अच्छा, पेट में क्या होगा, पेट में क्या होता है कि पेट जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां होती तो आंतों में भी मांसपेशियां होती है, आंतों में मांसपेशियां होती है, उसे स्मूथ मसल कहते हैं। वो पैरालाइज हो जाएगी, यानी उसका पेट सूजने लगेगा। अच्छा, किडनी में क्या होगा, उसको पॉलीडिप्सिया होगा या पॉलीयूरिया, यानी यूरिन उसकी ज्यादा होगी और पॉलीडिप्सिया यानी उसे प्यास ज्यादा लगेगा। कार्डियक में क्या होगा, अब यहाँ कार्डियक में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग ईसीजी रोज करते हैं कभी देखते नहीं इसमें कहाँ ये है। आपको देखिए टी वेव इनवर्स नीचे उतर जाएगा और सीधा हो जाएगा। अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हैं। कृपया करके जब आप ईसीजी करते हैं तो टी वेव देखने की आदत डालिए और एसटी सेगमेंट नीचे उतर आएगा। आप रोज इसी कर रहे हैं, हजारों लोग हमारे इसमें ईसीजी कर रहे हैं, लेकिन कृपया करके मैं जब लिखता हूं तो उसको देखिए, टी वेव के बारे में मैं लिखता हूँ या वहां से बीएचओ लिखा जाता। इसको आप पहचान सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप आराम से कर भी सकते हैं। तो ये सब चीज आपके करने योग्य है। अब उसका उल्टा, अगर पोटेशियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, मसल वीक होगा, पैरालाइज होगा और यहाँ टी वेव, जो टी वेव है वो लंबी हो जाएगी और लंबी हो जाएगी, यानी पतली और लंबी होती चली जाएगी। और पी वेव ये आप लोग रोज ईसीजी कर रहे हैं उसमें आराम से देख, एसटी सेगमेंट नीचे रहेगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और डेथ हो जाएगी। तो ये चीज आप रोज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ईसीजी में आपको देखिए नॉर्मल आपको टी वेव कैसे दिखती है। अगर अगर पी वेव टी वेव देखिए लंबी लंबी है तो यानी इंक्रीज है आपका, और टी वेव आपकी देखिए छोटी दिख रही है, ये आप अगर टेंटेड है तो ये सब आप सारे चेंजेस आपको, अगर ज्यादा है तो लंबी दिखेगी, अगर छोटी और उल्टी हो गई तो यानी पोटेशियम कम है। नेक्स्ट, इसीलिए टी वेव जरूर देखा कीजिए। अब इसका इलाज बहुत सरल है, अगर कम है तो आप एल्कोलोसिस और एसिडोसिस को वो कवर करिए। अगर आप देखिए उसका क्या कहते हैं, आपने कहीं बाइकार्बोनेट की जरूरत है या नहीं है वो देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या, आप उसका सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लीजिए। और जीआई फ्लूइड्स, यानी आप जितने भी आइसोलाइट जी, आइसोलाइट ई, आइसोलाइट एम, आप जितने भी है वो दे दीजिए, सब में पोटेशियम ज्यादा होता है। और ओरल सप्लीमेंट उसको फ्रेश फ्रूट, आपके उसके जूसेस दीजिए, उसको फ्रूट ऐसे खाने को बोलिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेशियम आपको फ्रूट्स में मिलता है, सब्जी में मिलता है। और इसके बाद आप उसका रीनल पोटेशियम सप्लीमेंट्स आपको जरूरत नहीं, वैसे स्पाइरोलैक्टोन आप दे सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अगर ज्यादा है तो क्या करना है, ये बहुत जरूरी है उसको, क्योंकि ये अक्यूट इमरजेंसी होती है। और यहाँ पे स्पेसिफिक रीनल फंक्शन देख लीजिए और इंट्रा
वीनस आपको कैल्शियम क्लोराइड के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, 10 मिनट में देना हो धीरे धीरे, और ईसीजी करते हुए यानी मॉनिटर पे लगाकर देना चाहिए। ये आराम से आप कर सकते हैं। आप ईसीजी रोज कर रहे हैं, मॉनिटर आप लगा रहे हैं, और मॉनिटर में लगा के देखिए कि टी वेव की साइज कहीं कहीं हमारे लगाते समय साइज बढ़ रही या घट तो नहीं रही है। आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपसे भी पहले कहा, और ये सारी चीजें आप छोटी छोटी चीजें अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ याद करने की चीज क्या है कैल्शियम के बारे में, सॉरी पोटेशियम के बारे में। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये आप याद रखिए, इसीलिए मैंने आप लोग से कहा कि आप लोग इसको ध्यान से मेरा ये पार्ट को सुनिएगा। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और आपको कोई ज्यादा समय मिलता नहीं है, और आपको मॉनिटर, आप उसका हार्ट रेट जरूर मॉनिटर करिए। आप सिंपल कुछ नहीं कर सकते तो उसका पल्स देख लीजिए, पल्स का रेट बहुत ज्यादा है तो आपको आराम से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और भी इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे ग्लूकोज फ्री सोल्यूशन आप अपने पास हमेशा रखिए, और अगर इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडिकेशन पोटेशियम शुड नॉट बी गिवन। अगर आपका जब तक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है तब तक किसी मरीज को आइसोलाइट जी, आइसोलाइट एम, आइसोलाइट बी और ये सब चीज कतई मत दीजिए। और ड्यूरिंग पहले ट्रॉमा, यानी जो आपका ट्रॉमा, चाहे वो सर्जिकल ट्रॉमा हो, चाहे वो रोड साइड एक्सीडेंट का ट्रॉमा हो, ये आप लोग देख लीजिए, जैसे आप LSCS करते हैं, आप क्या कहते हैं, आप कई एक सर्जरी करते हैं, आप यहाँ तक कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, आप लेप्रोस्कोपिक लाइगेशन करते हैं, आप MTP भी करते हैं। आप कोई भी ऐसी सर्जिकल या एक्सीडेंटल आप कोई स्ट्रेस दे रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं शरीर को, तो 24 घंटे के अंदर ये सब फ्लूइड नहीं चलानी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर ये सब फ्लूइड नहीं चला। आमतौर पे हमारी महिला चिकित्सक अपने MTP की और कह दिया इसको कुछ बोतल चला देना। सिस्टर के पास आइसोलाइट जी ही बच रहा था क्योंकि स्टॉक से उसने बाकी खत्म हो गया, तो इसको भी खत्म करना है क्योंकि हमको एक्सपायरी ना हो जाए, इसकी वजह से ये वह लगा देती है। तो आमतौर पे तुरंत जो आपने MTP करके आई हैं, आपने ठीक ठाक किया, उसके बाद पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। और कई बार ऐसा होता है रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है और आपने उसका सारा पट्टी उट्टी कर दिया, आपने फार्मासिस्ट से कह दिया कि इसको एक बोतल में लगा दो, फार्मासिस्ट महोदय ने तुरंत आइसोलाइट जी, आइसोलाइट एम, आइसोलाइट ई तुरंत लगा दिया, और पता चला वो वैसे नहीं मरना था, लेकिन उस फार्मासिस्ट की गलती से और आपके सही ऑर्डर ना देने के कारण, फार्मासिस्ट की गलती नहीं, आपके सही ऑर्डर ना देने के कारण आइसोलाइट जी चला देते हैं, इससे इसकी डेथ होती है। ठीक, नेक्स्ट, कैल्शियम उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में। आप लोग बार बार कैल्शियम कमी है शरीर में, बॉडी में कैल्शियम कम है, हर मरीज आपके आपसे आके कहता है कैल्शियम कम है, कमर में दर्द हो रहा तो आप कैल्शियम लिख देते हो, आप हमेशा कैल्शियम को इतना मिस यूज करते हो। आप ANC में कैल्शियम नहीं देते हो, वैसे आप PNC के पीरियड में कैल्शियम भी नहीं देते हो, लेकिन एक एल्डरली को आप कैल्शियम जरूर देते हो। कई बार आप लोग सेटिस्फाई भी करते हो कि कैल्शियम तुम्हारे शरीर में कम था इसलिए हम तुमको इंजेक्शन दे, होता कहीं कुछ नहीं है, वो सब प्लेसिबो इफेक्ट। मैं यहाँ ये बताऊं 90% हमारा कैल्शियम हमारे हड्डियों में होता है, सिर्फ 1%, सिर्फ हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 1% होता है, हमारे जो तीसरा कंपार्टमेंट 1%, 90% हमारे 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 हड्डियों के अंदर होता है। तो हड्डी से बहुत जल्दी अंदर बाहर होता नहीं है, इसलिए कभी इतनी जल्दी इसको ना समझिएगा कि कैल्शियम बहुत फ्रीक्वेंटली निकलता बाहर है। इसलिए 90% कैल्शियम हमारे हड्डियों में होता है, और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे शरीर के विभिन्न स्टेज ऑफ लाइफ में हमें कैल्शियम वहां से निकलता है और हमारे शरीर में कॉमन एलिमेंट की तरह हमें मदद करता है। जैसे हम यंग एज में हमारे बॉडी की कैल्शियम स्टोर अच्छा होता है, जैसे जैसे हम एल्डरली होने लगते हैं, हमारे हार्मोन की बॉडी के चेंज होने लगते हैं, हमारे हड्डियों से कैल्शियम निकल निकल के बाहर आने लगता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हम कहते हैं। इसके बाद हड्डियां वीक होती हैं तो कैल्शियम की कमी होने लगती है। पहले ये जानना जरूरी क्यों ऐसा होता है, इसलिए कैल्शियम कैसे रेगुलेट करते हैं। एक 3 तरह के हार्मोन हो, 2 हार्मोन है, कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, कैल्सिट्रॉल एक एलिमेंट होता है। ठीक,
तो ये कैल्शियम हमारे बॉडी में नॉर्मल हमारे 0.5 to 5.5 होते हैं, यानी बहुत एक स्मॉल रेंज होता है। ये जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे हड्डियों, हमारे दांतों में, हमारे जो ब्लड क्लॉट होता है, हार्मोन में, हमारे हमारे हार्ट में, कई जगह पे कैल्शियम होता है, लेकिन उसकी मात्रा हमारे कैल्शियम बॉडी से कहां से कहां जाता है। देखिए, खाने में जो आप कैल्शियम लेते हैं, अगर आपने 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लिया है, यानी आपने 1000 मिलीग्राम की कैल्शियम की गोली खाई है, जो आमतौर पे आपके यहाँ पे आपके अस्पतालों में शायद 300 की आती है या 500 की आती है, और आप अपने मरीज को 1000 या 2 टैबलेट खाने को कहते हैं, तो वो 2 टैबलेट यानी 1000 कैल्शियम आपके शरीर में जाता कहाँ है, ये आप दिखा दें हम आपको। पहले वो इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें से 650 मिलीग्राम मल के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। आप 1000 लेंगे तो 650 तो निकल जाएगा पहले ही, ठीक। ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। फिर आपके बॉडी में विटामिन डी की उपस्थिति अगर है और डाइजेस्टिव जूस एकदम ठीक ठाक है, तो आपके बॉडी के सीरम में जाएगा। सीरम में जाने के बाद 30 से 150 मिलीग्राम चमड़ी में आएगा, और उसके बाद आपका बाकी सब 200 मिलीग्राम यूरिन में चला जाएगा। 99% जो आपके कैल्शियम शरीर में गया वो हड्डी में चला जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप 1000 ले रहे हैं तो 650 मिलीग्राम आपके स्टूल में निकल जाता है। अगर किसी को डायरिया है तो और ज्यादा निकल जाएगा, और किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन है तो कम निकलेगा। अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एकदम नहीं होगा। तो सिर्फ कैल्शियम देने से काम नहीं चलेगा, आपको ये देखना है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक है। और कैल्शियम खाने के बाद अगर वो बॉडी में एसिडिक मीडिया ज्यादा रखता है, यानी वो बहुत ही तीखा चीज खाता है, तो कैल्शियम हो सकता नहीं अब्सॉर्ब करे। तो सिर्फ गोली दे देने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कैल्शियम कब दिया, कितना दिया, कैसे खाया, कब खाया, उसके पाचन क्रिया कैसी है, यह बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कैल्शियम कम कब होता है ये आपको बता दें, और कैल्शियम ज्यादा कब होता है ये आपको बता दें। कैल्शियम यानी ज्यादा होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक तरह का एक पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं, उनके सिक्रीशन से होता है, जो थायराइड हार्मोन के बगल बगल में होते हैं। कोई मेलिग्नेंट, कोई कोई किसी को कैंसर, उनमें ज्यादा होता है। और एक तरह की हड्डी की बीमारी जैसे पैजेट डिजीज कहते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और एसिडोसिस। अगर एसिडोटिक यानी ज्यादा आप ज्यादा चाय पी रहे हैं, आप ज्यादा तीखा मिर्चा मसाला खटाई खा रहे हैं, आप ये ज्यादा खा रहे हैं, आपकी आदत है ज्यादा खट्टा खाने का, ये सब खाने, तो आपके बॉडी के कैल्शियम, आपके बॉडी में कैल्शियम सीरम में ज्यादा रहेगा लेकिन शरीर में नहीं रहेगा, ये आपको मैं बताऊं। और कैल्शियम सीरम में कम कब होता है, यानी आप बहुत बीमार है, आपके खाने पीने में कमी है, आपकी विटामिन डी की कमी है, क्योंकि बिना विटामिन डी का कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, या आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, या अल्कोलोसिस है आपको, ठीक। नेक्स्ट, ये सब रखिएगा जरूर सब लोग नोट करके। नेक्स्ट, ये आप जरूरी कैसे पहचानेंगे कि शरीर में कैल्शियम कम है। नहीं नहीं नहीं, वापस 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 वापस, ये नोट करके रख लीजिएगा आपको लक्षण क्या है जिससे आपको शरीर में पता, बाद में लाना है, पहले सबको लेने दो यार। हाइपर यानी ज्यादा कैल्शियम कैसे आपको पता चलेगा, ये हम शायद बोल चुके हैं ना। नेक्स्ट, जी सर, जी सर। नेक्स्ट, ये साइन और सिम्टम, ये पहचान कैसे पहचानेंगे कि आपको कैल्शियम ज्यादा है। आपके शरीर में कैल्शियम ज्यादा है, हाइपर कैल्सीमिया ने ज्यादा है, तो आपके स्टोन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो इसमें स्टोन जिनके बने ये मत समझे कि इसी की वजह से, लेकिन और भी कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर कैल्शियम ज्यादा है, स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा। आप कमजोर ज्यादा होंगे, आपको उल्टी बार बार आएगी, आपको मिचली जैसे महसूस, आपको खाने में मन नहीं लगेगा। तो जिन भी हमारे घर में परिवार में देखिए, जितने भी हमारे
रिप्रोडक्टिव एज में हमारे यहाँ फीमेल्स हैं, या हमारे रिप्रोडक्टिव एज में या नियर बाय रिप्रोडक्टिव एज हमारे और भी लोग हैं, तो उनको ये चीज ज्यादा होगी कि उनके उल्टियां ज्यादा होंगी, उन्हें वीकनेस ज्यादा होगा, नॉजिया ज्यादा है, तो कैल्शियम ज्यादा है उन्हें आप फिर कैल्शियम दे देते हो कि लो कमजोरी है और ले लो। तो ऐसा नहीं है, आप पहले पहचान जाइए कि कैल्शियम ज्यादा तो नहीं है कहीं, तो हर कमजोरी में कृपया करके कैल्शियम देने की आदत बंद करिए। अच्छा कमजोर हो इसको और कैल्शियम दे दो, नहीं, कमजोरी पहचानिए क्यों है। अगर वो कैल्शियम की वजह से कमी है तो उसको उसको मांसपेशियों में भी दिक्कत होगी, उसे खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, उसके स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये आप पहचान लीजिए। अगर सॉरी जब कैल्शियम ज्यादा है, अब जो कम है तो आपके झुंझुनाहट होगी शरीर में, आपका बॉडी के रिफ्लेक्सेस चेंज हो जाएंगे, आपके मांसपेशियां कमजोर, और एक शब्द आता टेटनी, यानी आपको आपके हाथ ऐसे ऐसे टर्न हो जाएंगे। टेटी चेकोस्टिक साइंस होता है, ट्रोवोसिस साइंस, एर्बस साइंस या लेब्रेमन स्टाइडर लीडिंग टू प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्रोइंग साइन, यानी आपको आपकी आवाज मुंह से एक कौवे की आवाज जैसी निकलेगी आपको। तो ये क्लासिकल साइन होता है टेटनी का। इसका भी फोटोग्राफ है, आपको बगल में दिखाता हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपके मरीज को हाथ ऐट रहा है कहीं बोतल चलाते समय ऐसे, तो ये समझ लीजिए कि उसको टेटनी हो रही, यानी उसको कैल्शियम शरीर में कम हो रहा। और जैसे टच करेंगे, देखिए जैसे टच करेंगे उसके एक तरफ की आंख बंद होने लगेगी। ये क्लासिकल साइन है कैल्शियम की कमी की। अगर जिस मरीज को आप बोतल चढ़ा रहे हैं, कई दिनों से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कृपया तुरंत पकड़िए इसको, ये बहुत ही डेंजर साइन होता है। नेक्स्ट फॉस्फेट के बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा सा मैं बताऊं कि अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, यानी आपके आंतें खराब है, आपकी डायरिया, आपके एब्जॉर्प्शन सिस्टम सही नहीं है। आप आमतौर में देखिए कई लोगों का एब्जॉर्प्शन सिस्टम सही नहीं होता है, और उसका कारण हम ही होते हैं, क्योंकि हम उन्हें उल्टी सीधी दवा दे दे के उनके आंतों को खराब कर देते हैं। और कोई बोन रिजॉर्प्शन नहीं, हमारा विटामिन डी नहीं, धूप आमतौर पे हम सब धूप में बहुत कम निकलते हैं, और सुबह गाड़ी एसी गाड़ी में बैठते हैं, घर आते हैं ऑफिस में एसी में बैठते हैं, और आज शाम को जब धूप निकल जाती तब जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसानदेह स्थिति की विटामिन डी हमें लेना जरूरी होता है। और ऑस्टियोब्लास्टिक मेटास्टेसिस अगर कोई हो रहा, यार अभी प्लीज थोड़ी देर रुको यार, मत घुसो, तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही, तुम लोग बीच बीच में आ रहे हो। अगर ये आप पीटीएच वगैरह ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताएंगे, आप बस आंतों और यूरिन के सिस्टम में अगर ये गड़बड़ी है तो फॉस्फेट की गड़बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट ये भी आप देख लीजिएगा, फॉस्फेट्स अगर हाइपोफॉस्फेट्स है तो वही लेथार्जी, जहां कम होगा हर जगह आपको कमजोरी महसूस होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा। जहां कमजोरी और ब्लड प्रेशर कम होगा तुरंत कार्डियक रेट यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और हार्ट रेट में गड़बड़ियां आने लग शुरू हो जाएंगी, और हाइपर प्रोस्टीमिया तो प्लूराइटिस यानी इचिंग वगैरह आपको बहुत होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सब मैं स्लाइड डाल दूंगा, आप इसको बाद में रखिएगा। इसको ये आपके क्लोराइड के बारे में ये भी बहुत जरूरी। सोडियम का सगा भाई कह लीजिए या साथी कह लीजिए, जहां जहां सोडियम जाएगा वहां वहां क्लोराइड जाएगा। तो नॉर्मली सोडियम और क्लोराइड बॉडी में आसपास होते हैं। अगर सोडियम 109 मिली इक्विवेलेंट पर बॉडी पर लीटर होता है, तो क्लोराइड 95 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और आपके जो बॉटल में आप देखते हैं तो उसमें सोडियम आपके NaCl में देखिएगा कि उसमें सोडियम 144 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, और क्लोराइड होगा 128 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ये प्लीज आप देखिए अपने, मुझे उम्मीद है सभी ने बोतल
की फोटोग्राफ्स ले लेके घर जाके देखा भी होगा। ये डाइट 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 इंटेक से रेगुलेट होता है। हाइपर क्लोरीमिया एंड हाइपोक्लोरीमिया एक फीचर होता है जिसमें उल्टी ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर नहीं होगी तो क्या होगा, ये आपकी बस याद। नेक्स्ट, मैग्नीशियम भी एक बॉडी में होता है, बस आपकी जानकारी के लिए। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज जो जिसकी मात्रा है 1.5 से 2.4, बहुत कम मात्रा होती है लेकिन बहुत डिस्टर्बिंग होता है। इसी से प्रॉपर फंक्शन एंजाइम के लिए, बिना इसके कोई आपके बॉडी का एंजाइम काम नहीं करेगा। अगर ये कम है तो एकदम नहीं काम करेगा, ज्यादा आएगा तो आपको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर या आपके 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 जितने कंडक्टिव सिस्टम उसको नुकसान कर देगा, जितने भी नर्वस सिस्टम उसको नुकसान कर देगा। नेक्स्ट, अब आइए इस पूरी कहानी का गाथा क्या है। ये आपको बैकग्राउंड मैंने कंपार्टमेंट बताया, हमने बैकग्राउंड में वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट ये बताया, बॉडी में कितना वाटर होता है ये बताया, बॉडी में कितनी कैसे एसिड बेस बैलेंस होता है, कैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब होता है। ये सारी कहानी इसी पर निर्भर करती है कि हम कौन सा फ्लूइड, क्या प्रिंसिपल है हमारा फ्लूइड थेरेपी का। अब आया पूरा आपके कल की मेहनत और आज की मेहनत का असली मोड़। तो कृपया करें अब ध्यान दीजिए, ज्यादा दाएं बाएं देखना बंद करिए और लिखना शुरू करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें फ्लूइड मैनेजमेंट क्यों करना है, एक व्यक्ति को फ्लूइड की क्यों जरूरत है ये जानना जरूरी। डज द पेशेंट नीड फ्लूइड, यानी मरीज को कोई फ्लूइड देने की जरूरत है या नहीं है। ऐसे आंख बंद करके उसको सेटिस्फाई करने के लिए, रिश्तेदारों को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए कुछ पैसा, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा लोग, मतलब क्या कहते हैं आपकी उसमें उसके खर्च खर्च हो जाए, ऐसा मत करिए। आप ये पहले ध्यान दीजिए कि आपको मरीज को फ्लूइड देना है या नहीं देना है, ये बहुत जरूरी है। और देना है तो कौन सा फ्लूइड जरूरी ये आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कितना देना है पड़ेगा, कौन से रास्ते से देना है ये जानना पड़ेगा। छठा, क्या कॉम्प्लिकेशन, ये दिमाग, ये 6 चीज आप लिखकर अपने यहाँ नर्सिंग स्टेशन में जरूर टाइप करके लीजिए, फोटो ले लीजिए आपका। बिना इसकी कोई फ्लूइड थेरेपी का सिस्टम मत फॉलो करिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या फ्लूइड देना जरूरी है।
चलो